नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता चौधरी आप सभी का हमारी क्लास में स्वागत करती हूँ। हमारी क्लास आप सभी की क्लास। हमारी क्लास का मोटो यह है कि यह पॉलिटिकल साइंस रिलेटेड मैटर आप सभी को घर बैठे आसानी से उपलब्ध करवाए, इसीलिए मैं ये वीडियो अपलोड करती हूँ। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लास्ट तक देखें, मेरे दोस्तों के साथ शेयर करें और जब भी कोई डाउट लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर मेरे वीडियो को सबसे पहले देखें। धन्यवाद। आज का हमारा टॉपिक है वह है अरस्तु का न्याय सिद्धांत। अरस्तु का जन्म 384 बीसी में यूनान में हुआ था। अरस्तु के समय की राजनीतिक परिस्थितियों को देखें या सामाजिक परिस्थितियों को देखें तो उस समय पर यूनान में छोटे छोटे नगर राज्य हुआ करते थे। उन नगर राज्यों में सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक स्थितियों में बहुत अधिक अंतर नहीं हुआ करता, या दूसरे शब्दों में यूं कहें कि तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक स्थितियां इतनी जटिल तरीके से मिली हुई थी कि उन्हें पृथक पृथक करना संभव नहीं था। परिणाम स्वरूप वहां की राजनीतिक स्थितियों को मद्देनजर रखते हुए अरस्तु ने एक आदर्श राज्य की परिकल्पना की। अरस्तु के आदर्श राज्य की परिकल्पना में एक पायदान अरस्तु का न्याय सिद्धांत है, जिसके बारे में हम आज विवेचन करते हैं। राजनीति शास्त्र में न्याय सिद्धांत अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है, बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उसी के बारे में चर्चा करते हैं। अरस्तु ने अपने न्याय संबंधी विचारों को अपने महानतम कृति पॉलिटिक्स में वर्णित किया है। उसी के साथ दो अन्य पुस्तकें हैं जहां अरस्तु ने अपने न्याय सिद्धांत का उल्लेख किया है, वो एथिक्स यानी नीति शास्त्र और रिटारिक अलंकार शास्त्र। इस प्रकार से कह सकते हैं कि अरस्तु ने अपनी जिन जिन पुस्तकों में न्याय सिद्धांत का उल्लेख किया है वो है पॉलिटिक्स, एथिक्स और रिटारिक। इन तीनों ग्रंथों में न्याय सिद्धांत के बारे में अरस्तु ने बताया है, उसको दो रूपों में देख सकते हैं। पहला है संपूर्ण न्याय और दूसरा विशेष न्याय। अरस्तु ने जो न्याय का ये विभाजन किया है वह उद्देश्य के आधार पर किया है। संपूर्ण न्याय के तहत प्रमुख स्थान दिया है सात्विकता को। हम सात्विकता से तात्पर्य लेते हैं कर्तव्यों का निर्वहन करना। अरस्तु पर अपने गुरु के सद्गुण संबंधी विचारों का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है और अरस्तु भी ठीक उसी प्रकार से प्लेटो की भांति व्यक्ति को नैतिक प्राणी मानता है और वह कहता है कि व्यक्ति सात्विकता के अनुसार यानी सदकर्म या सद आचरण के द्वारा अपने कर्तव्यों का निरंतर निर्वहन करता रहता है तो वह संपूर्ण न्याय की संज्ञा में आता है। दूसरा जो न्याय का प्रकार है वह है विशेष न्याय। अरस्तु ने विशेष न्याय का विभाजन प्रयोग के आधार पर पुनः दो भागों में किया है। एक है वितरणात्मक न्याय और दूसरा सुधारात्मक, प्रतिवर्ती या परिशोधनात्मक न्याय। वितरणात्मक न्याय जिनका निर्धारण परंपराएं, प्रथाएं करती हैं, अर्थात समाज में प्रचलित परंपराओं, प्रथाओं के आधार पर उस न्याय का निर्धारण किया जाना चाहिए। अरस्तु का कहना है कि परंपराएं और प्रथाएं ही सही न्याय की आधारशिला हो सकती हैं, क्योंकि लिखित कानून न्याय का निर्धारण नहीं कर सकता। अरस्तु का कहना था कि लिखित कानून उसी प्रकार से राज्य के द्वारा बदले जा सकते हैं जिस प्रकार से वस्त्र बदले जाते हैं। अरस्तु का यह भी कहना था कि व्यक्ति के चरित्र का बदलना उतना आसान नहीं जितना लिखित कानून का बदलना आसान है। तात्पर्य यह हुआ कि लिखित कानून में अरस्तु की महत्ता, अरस्तु का विश्वास नहीं था, अर्थात इसीलिए उन्होंने परंपराओं और प्रथाओं पर जोर दिया। वितरणात्मक न्याय का निर्धारण करने का क्षेत्र विधायक के पास आता था और यह निर्धारण करने का आधार था योग्यता, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार प्राप्त होना चाहिए। क्या प्राप्त होना चाहिए? अर्थात वितरणात्मक न्याय किसे कहेंगे? वितरणात्मक न्याय से कहेंगे कि राज्य में उपलब्ध धन, संपदा, शक्ति का संरक्षण, पद एवं प्रतिष्ठा व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार प्राप्त होता है, वही वितरणात्मक न्याय है। एक बार पुनः दोहराते हुए आप सभी कॉपी पेन में इसको लिखिएगा। जो ये मैं बनाया उसे इसी प्रकार से उतारने का प्रयास करें। अरस्तु ने कहा है कि वितरणात्मक न्याय वह न्याय है जहां समाज में धन, संपदा, शक्ति, पद, प्रतिष्ठा को उस व्यक्ति की योग्यता के आधार पर राज्य की प्रचलित परंपराओं और प्रथाओं का आधार लेकर उस राज्य में वितरण किया जाता है, उस राज्य में न्याय की स्थापना है और इसी के आधार पर आदर्श राज्य की परिकल्पना फलीभूत होती है। अब अरस्तु ने इस
इसके वितरण का जो आधार लिया है वह वितरण का आधार है रेखा गणितीय आधार। रेखा गणितीय आधार इस प्रकार से है कि अरस्तु का मानना है कि जिस व्यक्ति के पास सद्गुणों की अधिकता अधिक होगी उस व्यक्ति को पदों का, शक्ति का, धन का और संपदा की अधिक प्राप्ति होगी। इसे हम अन्याय की श्रेणी नहीं मानेंगे, क्योंकि अरस्तु का यह भी मानना था कि सद्गुणों की अधिकता के कारण व्यक्ति के लिए पद, प्रतिष्ठा, धन और शक्ति का संरक्षण गौण महत्व का हो जाता है और व्यक्ति पूरी तरह समर्पित भाव से राज्य के लिए समर्पित हो जाता है। इस प्रकार से वह आदर्श राज्य के अंतर्गत अपना अधिक से अधिक सहयोग देता है। दूसरा जो प्रकार है वह है सुधारात्मक, प्रतिवर्ती या परिशोधनात्मक न्याय है। सुधारात्मक, प्रतिवर्ती या परिशोधनात्मक न्याय में अरस्तु का मानना है कि राज्य का यह कर्तव्य है या राज्य का यह उत्तरदायित्व है कि वह राज्य में उपलब्ध संपत्ति, व्यक्तियों की स्वतंत्रता, सम्मान तथा उनके जीवन की रक्षा करे और एक व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति की जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति, सम्मान में किसी प्रकार की क्षति होती है, किसी प्रकार की हानि होती है, तो राज्य का यह उत्तरदायित्व है कि वह उस क्षति पूर्ति का पुनः संतुलन करवाए, अर्थात राज्य अपने व्यक्तियों में यथास्थिति कायम करे, अर्थात भंग संतुलन की पुनः स्थापना करना। भंग संतुलन की पुनः स्थापना करना ही सुधारात्मक या प्रतिवर्ती या परिशोधनात्मक न्याय है। इसके माध्यम से वह यथास्थिति को प्रोत्साहित करता है। इसका आधार अंकगणितीय है, यानी एक व्यक्ति ने अगर एक अपराध किया है तो उसके लिए उसे एक दंड मिलना ही चाहिए। एक व्यक्ति के द्वारा 2 अपराध किए गए हैं तो उसे 2 दंड मिलने ही चाहिए। तो यह अंतर हमें ध्यान रखना होगा कि वितरणात्मक न्याय का जो निर्धारण का आधार है वह रेखा गणितीय पद्धति के आधार पर है और सुधारात्मक न्याय या प्रतिवर्ती न्याय का जो आधार है वह अंकगणितीय पद्धति के आधार पर है। मैं पुनः इसे एक बार समराइज करती हूँ। अरस्तु ने अपने न्याय के सिद्धांत को 2 भागों में बांटा है, एक संपूर्ण न्याय, दूसरा विशेष न्याय। संपूर्ण न्याय का आधार सात्विकता और सात्विकता से तात्पर्य है व्यक्ति के द्वारा कर्तव्यों का निर्वहन किया जाना। विशेष न्याय को प्रयोग के आधार पर पुनः 2 भागों में विभाजित किया गया है, वितरणात्मक न्याय और सुधारात्मक न्याय। वितरणात्मक न्याय का आधार परंपराएं, रीति रिवाज और प्रचलित प्रथाएं होती हैं। इसका निर्धारण या यह निर्धारण का जो क्षेत्र होता है वह विधायक के क्षेत्र के अंतर्गत आता है और वह विधायक व्यक्तियों को उनकी योग्यता के अनुसार धन, संपदा, शक्ति, संरक्षण और पद और प्रतिष्ठा प्रदान करता है और ताकि आदर्श राज्य को कायम किया जा सके और इसका निर्धारण रेखा गणितीय पद्धति के अनुरूप होता है। सुधारात्मक न्याय में व्यक्तियों के कृत्य का आधार लिया जाता है, यानी व्यक्ति जैसा कार्य करता है उसी के अनुरूप न्यायाधीश निर्णय करता है। ये ध्यान रखने वाली बात है। वितरणात्मक न्याय का आधार विधायक करता है और सुधारात्मक न्याय का आधार निर्धारण न्यायाधीश के द्वारा किया जाता है। व्यक्ति को योग्यता के अनुसार निर्धारण किया जाता है। यहाँ उस व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य की क्षतिपूर्ति करवाई जाती है, अर्थात जब किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति की जीवन, संपत्ति, स्वतंत्रता या सम्मान के साथ में किसी प्रकार की क्षति की है तो राज्य का यह उत्तरदायित्व है, राज्य का यह कर्तव्य है कि वह उस व्यक्ति की गई क्षति का पुनः संतुलन स्थापित करे और इसका आधार अंकगणितीय तरीके से होता है। इस प्रकार से हम अरस्तु की जो न्याय सिद्धांत है उसकी विशेषताओं को देख सकते हैं। पहला है उद्देश्य और प्रयोग। उद्देश्य के आधार पर उसने 2 भागों में बांटा है, संपूर्ण न्याय और विशेष न्याय। सात्विकता और सद्गुण, अरस्तु ने अपने न्याय सिद्धांत में सात्विकता और सद्गुण को प्रमुखता दी है, अर्थात कर्तव्य पालन को। तीसरा समानुपातिक न्याय। अरस्तु का जो न्याय सिद्धांत है वह समानुपातिक न्याय है। अनेकों बार अनेक कॉम्पिटिशन में पूछ लिया जाता है, ये छोटा सा कोट करके पूछा जाता है कि समानुपातिक न्याय से क्या तात्पर्य है। समानुपातिक न्याय अर्थात समानों के साथ समान व्यवहार करना और असमानों के साथ असमान व्यवहार किया जाना ही अरस्तु का समानुपातिक न्याय है। यथास्थितिवाद। यथास्थितिवाद से अरस्तु भंग हुई स्थिति को पुनः समाज में स्थापित करना चाहता है, अर्थात जिस भी चीज का क्षरण हुआ है, चाहे वह जीवन हो, संपत्ति हो, स्वतंत्रता हो,
या सम्मान हो, उसका पुनः उस भंग स्थिति का पुनः स्थापना करके वह यथा स्थिति को कायम रखना चाहता है, ताकि उसके आदर्श राज्य का ध्येय है उसमें किसी प्रकार से कोई कमी नहीं आए। इस प्रकार से आलोचकों का यह भी कहना है कि अरस्तु का जो न्याय सिद्धांत है वह रूढ़िवादिता को प्रोत्साहित देता है या रूढ़िवादिता को प्रोत्साहन करने के प्रयास करता है, लेकिन अरस्तु के न्याय सिद्धांत का जो प्रयोग के आधार पर विभाजन किया गया है वितरणात्मक न्याय, वह कहीं ना कहीं रूढ़िवादिता को प्रोत्साहित करता है। लेकिन जो सुधारात्मक न्याय का जो प्रारूप है, मैं ये कहूँगी कि वर्तमान न्यायपालिका के द्वारा अपनाया जाने वाला बहुत ही सुंदर समीचीन उदाहरण है। इसी के साथ अरस्तु का ये न्याय सिद्धांत समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।